हाँ जी, a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to the next lecture of the भारतीय न्याय संहिता 2023. So अपन ने अभी तक कॉमन इंटेंशन समझ लिया, सिमिलर इंटेंशन समझ लिया और कॉपरेशन समझ लिया. ये जो तीन जॉइंट लाइबिलिटी के कंसेप्ट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. इससे जुड़ा एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली 190 में, बट उसको हम आगे जब अनलॉफुल असेंबली पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज चैप्टर नंबर 2 दैट डील्स विद पनिशमेंट. अब देखिए पनिशमेंट के बारे में कहानी शुरू करने से पहले पनिशमेंट का लॉजिक समझिए 2 मिनट, क्योंकि मेंस वगैरह में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा. देखो क्राइम, देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इज टू अचीव अ क्राइमलेस सोसाइटी. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज पीस. द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज कि क्राइम खत्म हो जाए. अब उसको करने के लिए पनिशमेंट जो होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है ऑफेंसेस के कंसिडरेशन में. आपने देखा है कि देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स. जैसे एक होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहती है आंख के बदले आंख. इफ समबडी हैज मर्डर्ड समवन देन द लॉ सेज कि आप उसको मर्डर कर दीजिए. दैट इज रेट्रीब्यूटिव, एन आई फॉर एन आई. बट उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, दैट आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड. और इंडिया में पूरी तरीके से ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी नहीं लगती. उसके बाद आती है डिटरेंट थ्योरी. डिटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति को पनिश करते हो तो बाकी लोगों पे एक मैसेज जाता है और उनको उस चीज का डर होता है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक और ऑफेंस नहीं कमिट करेंगे. दैट इज डिटरेंस थ्योरी. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसमें हमारा भारतीय न्याय संहिता बेसिकली बेस्ड होता है. अगर आप इस बात को समझेंगे तो जब किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ पुटिंग हिम इनटू प्रिजन इज कि जब वो व्यक्ति अकेला जेल में बैठा होगा और जब उसको सोसाइटी से सेक्लूड कर दिया जाएगा एंड व्हेन ही विल बी सिटिंग अलोन देन ही विल रियलाइज दैट व्हाट ही हैज लॉस्ट एंड इन ऑर्डर, तो उसको समझ में आएगा कि उसने ऑफेंस क्यों गलत किया. तो जब हम पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है रिफॉर्म करना. क्योंकि जब भी आप पनिशमेंट्स देखेंगे 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, तो जब वो पनिशमेंट खत्म होती है तो लॉ का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो अपराधी है, जो कन्विक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक बार वापस से सोसाइटी की मुख्य धारा में आके मिल जाए. सो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट. बट एज यू ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जहां पे डेथ पेनल्टी की भी बात की गई है. अभी हम देखेंगे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं. ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में भी हम देखेंगे गैंग रेप, लेस देन 12 ईयर्स या किसी बच्ची के साथ इस तरह के अपराध होते हैं तो वहां डेथ पेनल्टी दी है. इनफैक्ट वी सी कि बहुत सारे और एक्ट्स में भी, पॉक्सो में और एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारी जगहों पे डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस किए गए. तो डेथ पेनल्टी लॉ इस बात को जस्टिफाई करता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है. उसके केसेस में आपको लिखवा दूंगा, बच्चन सिंह, जगमोहन सिंह, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, ये सारे केसेस हैं जो बात करते हैं डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की. तो कहने का मतलब ये पनिशमेंट का फॉर्म होता है. अब पनिशमेंट का चैप्टर जब हम शुरू करते हैं, आ जाइए प्रज्ञा जी. राम राम सर. हाँ, हमने कोऑपरेशन वाला कंसेप्ट भी पढ़ा दिया था. वी आर स्टार्टिंग विद पनिशमेंट्स. तो अब जब हम पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले द पनिशमेंट्स टू विच द ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस आर, किस किस तरह की पनिशमेंट्स हो सकती हैं. तो पहली पनिशमेंट होती है डेथ सेंटेंस, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है. उसके बाद आती है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इंप्रिजनमेंट. अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी लाइफ इंप्रिजनमेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ होता है. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर देती है तब की बात अलग है, बट जनरल रूल ये होता है कि इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब नेचुरल लाइफ. 14 साल, 20 साल, वो सारी चीजों में आता है. जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि अगर हमें इंप्रिजनमेंट का फ्रैक्शन डिसाइड करना है तो हम 20 ईयर्स लेते हैं. गवर्नमेंट के पास पावर होती है 14 ईयर्स कर सकती है. लेकिन जब इंप्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ लिखा होता है तो उसका मतलब नेचुरल लाइफ, रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन होता है. ठीक है. इंप्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस. इंप्रिजनमेंट which is of 2 descriptions, rigorous that is with hard labor और simple. देखो 2 तरह की imprisonment होते हैं. एक तो imprisonment of life, तो एक अलग तरह की punishment हो गई. उसके बाद एक आएगी imprisonment for any x number of years.
अब इसमें दो तरह की इंप्रिजनमेंट होंगी, या तो होगी रिगरस या होगी सिंपल। रिगरस का मतलब क्या होता है कि आपको काम करना पड़ेगा, जैसे वो बचपन में बोलते थे ना, जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो रिगरस का मतलब होता है, देखो सिंपल होता है कि आप अपना गाला टाइम स्पेंड करोगे। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आप कोई काम नहीं करोगे, आपको चिल करना है, नहीं आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं रहेगा चिल करने के लिए, लेकिन आप ऐसे पड़े रहोगे और सजा काटोगे, दैट इज सिंपल। और रिगरस का मतलब होता है कि आपको दिनचर्या के सारे काम करने पड़ेंगे। आप मूवीज वगैरह देखते हो, क्रिमिनल जस्टिस भी देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, सबके काम अलॉटेड होते हैं, कोई खाना बनाएगा, कोई सफाई करेगा, और बहुत सारे सब्जी काटेगा कोई, और बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब रिगरस हो सकता है, सश्रम कारावास जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इधर पे बोलते हैं सिंपल, ठीक है। और उसके बाद फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी जो है ना लॉ में यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के टाइम पे हर एक इंसान ना पैसा किस लिए कमाता है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टी पे कब्जा करना बहुत जरूरी है। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक नया प्रोविजन है जो सेक्शन नंबर 23 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ऐड किया गया है। तो जब 23 से ऐड किया गया है बीएनएस, तो कम्युनिटी सर्विस एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो बीएनएसएस में आया है, जिसका काम है कि आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करते हो जिसका आपको पेमेंट नहीं मिलता है, जिसका आपको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उसको अपन कम्युनिटी सर्विस कहते हैं, ठीक है, उसको अपन कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। तो ये हमारी 6 तरीके की पनिशमेंट्स हैं जो भारतीय न्याय संहिता में प्रोवाइड की गई है। अच्छा एक आपको बढ़िया फैक्ट बताते हैं, याद रखेगा, एक सेक्शन है 393(5) बीएनएसएस का, ये याद रखिएगा। ये कहता है कि जब डेथ सेंटेंस होता है तो द पर्सन विल बी हैंग्ड बाय द नेक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। डेथ सेंटेंस आया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 बोलता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता और एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कम्यूटेशन का प्रिंसिपल है, इसको अपन जो है उसमें बेहतर तरीके से पढ़ेंगे बीएनएसएस में, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट जिसका भी ऑफेंस है उसके पास पावर होती है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन नंबर 6 ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, बहुत बेसिक है। इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। एक सिंपल बात है कि कई बार आपको पनिशमेंट का हाफ निकालना होगा, 1/4 निकालना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द 1/4, 1/3 और 1/2 ऑफ द इंप्रिजनमेंट यू विल कॉन्स्ट्रू द लाइफ इंप्रिजनमेंट एज 20 ईयर्स। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 20 ईयर्स नहीं होता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द पनिशमेंट विद रेफरेंस टू द सेम, द लॉ सेज दैट यू कैन डू दिस, टेक इट 20, ठीक है। अच्छा सेक्शन नंबर 7 देखिए, इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part shall be rigorous and the rest shall be simple। तो एक सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए 5 साल का सजा दिया जा रहा है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि 1 साल रिगरस रहेगा, 4 साल सिंपल रहेगा। ऐसा बोला जा सकता है कि पूरे 5 साल रिगरस रहेगा, ऐसा बोला जा सकता है पूरे 5 साल सिंपल रहेगा। द आइडिया इज कि कोर्ट इसको चेंज करके डिसाइड कर सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हेन नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। एमसीक्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। जब भी कोई ऑफेंस में अक्सर आप देखते हो कि फाइन लिखा होता है, पनिश इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड विद फाइन। अब फाइन में लिमिट नहीं लिखी होती है, तो जब भी फाइन में लिमिट नहीं लिखी होती, देखो बीएनएसएस में जो कोर्ट्स हैं उनकी फाइन देने की अपनी पावर है, 10,000, 50,000, अनलिमिटेड, सबकी अपनी है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बढ़ा दी गई, अब 50,000 कर दी गई है, आप उसको देखिएगा। तो कहने का मतलब जो वो इंप्रिजनमेंट बढ़ाया गया है, फाइन की तो सेम ही है। तो ऐसे में जहां पे भी फाइन लिखा होता है वहां पे फाइन की कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब फाइन अनलिमिटेड हो सकता है,
बट आपको एक्सेसिव नहीं करना है। एक्सेसिव नहीं करने का क्या मतलब है कि आपको ऐसा फाइन नहीं देना है कि सामने वाले दे ही ना पाए। मतलब ऑफेंस के हिसाब से आपको अपना डिस्क्रिशन यूज करके और अपना ध्यान करके चीजों को करना है, ये बात यहां पे कही जाती है। अब इसके बाद की जो कहानी है वो अपन चार्ट के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको याद करना जरूरी है और हमारी एक्सपर्टीज है चार्ट के माध्यम से चीजों को सरल करके समझाना, ना कि बेयर एक्ट से डिफिकल्ट करके बताना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बात आती है, कंसेप्ट जो आता है वो आता है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब क्या पेमेंट कंसेप्ट आता है बेटा? डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को फाइन अवॉर्ड किया गया और उसने फाइन पे नहीं किया, तो लॉ कहता है कि अगर आपने डिफॉल्ट ऑफ फाइन किया है तो आपको उसके लिए इंप्रिजनमेंट होगा। मतलब कहीं पे भी सजा लिखी है और साथ में फाइन लिखा है, आपके ऊपर फाइन लगा था या कोई भी सिचुएशन में आपके ऊपर फाइन लगा था और आपने फाइन नहीं दिया, तो अगर आपने फाइन नहीं दिया तो आपको उसके लिए भी इंप्रिजनमेंट किया जा सकता। ये जो इंप्रिजनमेंट होगा ये इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव इंप्रिजनमेंट होगा जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया। अगर किसी को 3 साल की सजा 50,000 फाइन दिया गया था, वो 3 साल की सजा काट रहा था और उसका 50,000 रुपए उसने फाइन नहीं दिया, तो फाइन नहीं दिया तो जो इंप्रिजनमेंट होगा दैट विल बी इन एडिशन टू द 3 years दैट ही इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू फॉर द ऑफेंस। ठीक बात, यहां तक की बात क्लियर है, ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जरा ध्यान से समझना, आप थोड़ा सा ध्यान देना है ना। और ये ऊपर वाले प्रोविजन तो सरल थे बट आप थोड़ा सा ध्यान देना। डिफॉल्ट ऑफ फाइन में आपको इंप्रिजनमेंट होगा, इंप्रिजनमेंट तो होगा लेकिन इंप्रिजनमेंट 2 कैटेगरीज में होगा। पहली कैटेगरी है ऐसे ऑफेंसेस जहां पे इंप्रिजनमेंट एक सजा है और फाइन भी है। भले आपको इंप्रिजनमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है और आपने जो फाइन है उसमें डिफॉल्ट कर दिया, आपने फाइन में डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ क्या कहता है कि आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा, पहली चीज तो वो एक्सेस में होगा, इट विल बी इन एक्सेस टू द इंप्रिजनमेंट। मतलब जो रेगुलर इंप्रिजनमेंट था उसके वो तो दिया ही जाएगा बट उसके एक्सेस में ये इंप्रिजनमेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कहा जाता है कि आप 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो है वो दे सकते हो ऐसे किसी अपराध में जहां पे इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों एक सजा है, जहां पे इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों सजा है और किसी ने फाइन का डिफॉल्ट किया है, तो उस ऑफेंस में जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है उसका 1/4 मैक्सिमम 1/4 आप ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन पे अवॉर्ड कर सकते हो। यह है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी यह है कि अगर कोई ऑफेंस है जो सिर्फ फाइन या कम्युनिटी सर्विस से पनिशेबल है, केवल फाइन या कम्युनिटी सर्विस से पनिशेबल है, तो लॉ कहता है कि पहली चीज तो इसमें हमेशा जो फाइन के डिफॉल्ट के लिए इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा वो हमेशा सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा। क्या होगा? हमेशा जो डिफॉल्ट में दिया जाएगा वो सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा। और इसके आगे इसका टेबल दिया गया है कि अगर 5,000 तक का फाइन था तो आप 2 महीने का इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम दे सकते हो। अगर अप टू 10,000 था, मतलब 5,000 से ज्यादा और अप टू 10,000 था, तो आप कितने का दे सकते हो? अप टू 10,000 में आप 4 महीने का दे सकते हो। और अगर 10,000 से ऊपर का फाइन था जिसपे डिफॉल्ट हुआ है, तो ऐसे में जो इंप्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम 1 ईयर का हो सकता है। तो पहला क्लॉज जो आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में ये है कि 2 परिस्थितियों में इसको करा गया है। 1/4 कैसे होगा?
उस ऑफेंस के लिए जो भी इंप्रिजनमेंट दिया गया है वो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो दिया गया है उसका 1/4 होगा। अगर लिखा है अप टू 7 ईयर्स तो उसका 1/4, अप टू 8 ईयर्स तो उसका 1/4, 2 साल निकाल दिया जाएगा। अगर कोई दिया है 3 साल तो उसका 1/4 निकाला जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है और आपने फाइन में डिफॉल्ट किया है, तो ऐसे में जो इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन दैट विल बी मैक्सिमम 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ठीक। और अगर आपने कोई ऐसे फाइन का डिफॉल्ट किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन या कम्युनिटी सर्विस एक सजा थी, मतलब जहां पे इंप्रिजनमेंट एक सजा नहीं थी, सिर्फ फाइन या कम्युनिटी सर्विस एक सजा थी, तो वहां पे अगर 5 साल 5,000 तक का फाइन है तो 2 महीने, 10,000 का है तो 4 महीने, 10,000 से ऊपर है तो 1 साल। बात खत्म। सेक्शन 8 खत्म। सेक्शन 8 खत्म, कुछ और नहीं है, इसको तरीके से समझ लीजिए, कुछ भी और नहीं। ठीक है, तो यहां पे अपन ने सेक्शन 8 खत्म कर लिया बिल्कुल तरीके से, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इसको पढ़िएगा, सेम चीज लिखी हुई है, सेम चीज लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, अगर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ हिज ऑफेंस अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक लाइन का मतलब हुआ, सेक्शन 9 ऐसे याद रखना कि किसी को 1 थप्पड़ मारो या 5 थप्पड़ मारो, जो पनिशमेंट है वो हर्ट की ही होगी और एक ही बार होगी, एक ही बार होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मारो तो अच्छे से मारो, पनिशमेंट आपको एक ही बार होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने किसी को 1 थप्पड़ मारा या 5 थप्पड़ मारे तो भी आपको सजा हर्ट की ही होनी है, तो लॉ कहता है इसको आप कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 9। ठीक है, जैसे ये इसका एग्जांपल बहुत आता है, A gives 50 strokes with a stick. Here A have committed the offense of voluntary causing hurt to Z by whole beating and also each blow make up the whole beating. तो वो 50 बार लाइबल नहीं होगा, एक ही बार लाइबल होगा। ठीक है, बट दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर आपने 2 ऑफेंस कर दिए तो जो हायर ऑफेंस होता है उसका सजा दिया जाता है, वो हम चार्ज में पढ़ेंगे, तो आप आपको उसको बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 10 जो है वो एक छोटी सी बात कहता है that in all cases with the judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment, but it is doubtful which of these offense he is guilty, the offender shall be punished with the offense for which the lowest punishment is provided if same punishment is not provided for. जनरली मान लीजिए क्या होता है ना कि किसी के पास मान लीजिए कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, और उसके बाद स्टोलन प्रॉपर्टी तो उसके पास मिली, बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसने थेफ्ट किया है या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है या क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो लॉ कहना चाहता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पे आपको क्लियर नहीं है, जहां पे आपको क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस हुआ है, मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए एविडेंस लिए गए, कोई ना कोई ऑफेंस जरूर हुआ है, बट इट इज नॉट क्लियर कि ये थेफ्ट है या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई और चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थिति में जो लोएस्ट पनिशमेंट वाला ऑफेंस होगा, अगर देखो, अगर मान लीजिए 3 ऑफेंस में डाउट है और तीनों में सेम सजा है, तब तो आप किसी में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 ऑफेंस है, तीनों में अलग अलग सजा है, तो जिसमें सबसे लोएस्ट पनिशमेंट है, लॉ कहता है उसके लिए आप कर सकते हो, उसके लिए आप पनिश कर सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 11 पे, जो कि डील करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट से। क्या करता है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट से डील करता है। ठीक है, अब देखिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है काल कोठरी में एकांत कारावास, सोलिटरी कन्फाइनमेंट।
आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर छोटी सी बस सूरज की रोशनी आ रही होती है, एक छोटी सी वो बनी होती है, क्या नाम है, खिड़की, जिससे उसको खाना दिया जाता है, अंदर ही वॉशरूम होता है और पूरा अकेले रहता है वो बिल्कुल ही विरक्त होकर। दैट इज नोन एज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा सीरियस तरह की सजा है, क्योंकि कोई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइडल हो सकता है और उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया तो जाता है लॉ के द्वारा, लेकिन उसको रेगुलेटेड मैनर में दिया जाने के प्रावधान जो है वो इस सेक्शन 11 और 12 में दिए हुए हैं। तो सेक्शन 11 और 12 कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है दिस इट इज अ काइंड ऑफ punishment, no doubt it is a kind of punishment and it can be given, but सर जो पनिशमेंट दी है उसमें डिफॉल्ट ऑफ फाइन हुआ है तो 1/4 इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा है? जो पनिशमेंट दी है उसके डिफॉल्ट फाइन हुआ है तो 1/4 एक्चुअल सजा जो प्रोवाइडेड है ऑफेंस में उसका 1/4 निकाला जाता है, ना कि जो सजा दी गई है उसका 1/4 निकाला जाता है। ये एक डिफरेंट एक्ट है ना, आप समझो, फाइन ना देना एक अलग डिफॉल्ट है, तो उस डिफॉल्ट के लिए एक अलग पनिशमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है समझ गए हो आप, आइसोलेशन में रखना किसी को भी। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए 5-6 बातें हैं, फटाफट से 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए पहली मुद्दे की चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को 3 मंथ का टोटल दिया जा सकता है। टोटल 3 महीने मिलाकर, टोटल 3 महीने से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तभी दिया जा सकता है जब किसी को रिगरस इंप्रिजनमेंट हो। रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, उसी के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो। अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, इसमें भी लिमिट दी हुई है। क्या लिमिट दी हुई है कि इंप्रिजनमेंट कितना है और इंप्रिजनमेंट के बदले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है। देखिएगा जरा कि अगर आपको अप टू 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अप टू 1 मंथ हो सकता है। अगर आपको 6 मंथ से 1 ईयर तक की सजा है तो उसमें से, उसी सजा में से अप टू 2 मंथ्स का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। और अगर आपको 1 साल से ऊपर की सजा है तो आपको मैक्सिमम अप टू 3 मंथ्स का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। तो यहां से यह बात क्लियर होती है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। पहली चीज, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, कार्डिनल रूल है। दूसरा रूल क्या कहलाता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है तभी दिया जा सकता है जब पनिशमेंट का फॉर्म रिगरस दिया गया है। अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट दिया गया तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डाला जा सकता। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट। इसका यह मतलब है आपका सजा नहीं बढ़ेगा। मान लो किसी को 3 साल की सजा हुई तो उसको 3 ही साल की सजा रहेगी, लेकिन 3 साल की पीरियड के अंदर वो 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। ये कंसेप्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अप टू 6 मंथ्स है तो 1 मंथ, 6 मंथ से 1 ईयर है तो अप टू 2 मंथ्स, 1 ईयर से ज्यादा है तो अप टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मैक्सिमम है जिसमें आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अब इसके बाद ये सेक्शन नंबर 11 है। क्या है? सेक्शन नंबर 11। इसके साथ में एक और सेक्शन आता है जो है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 जो है वो लिमिट बताता है एट वंस, एक बार में। देखो टोटल ड्यूरेशन 3 महीने है, वो तो बात कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता, वेरी मच क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट लिमिट फॉर वंस, मतलब एक बार में कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। तो ये कहता है कि आप मैक्सिमम 14 डेज का कॉन्जिक्यूटिव सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं।
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 14 दिन किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो उसके बाद 14 डेज आपको उसको नॉर्मल कन्फाइनमेंट में रखना हो ताकि उसका दिमाग थोड़ा खुल जाए। बेसिकली ऑब्जेक्ट यही है कि वो लॉ प्रिज्यूम करता है, अब पता नहीं, वो तो अपराधी ही जानते होंगे जिनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है कि ये कितना ग्रुसम होता होगा, बट लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक बहुत ही कठिन सजा है। एंड इसलिए वो ये कहते हैं कि 3 महीने तो मैक्सिमम है, टोटल है, एक साथ 14 दिन से ज्यादा उसको मत रखो। और अगर आपने एक साथ 14 दिन रखा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो उसके बाद 14 दिन उसको रेगुलर कन्फाइनमेंट में रखो ताकि उसका मेंटल स्टेबिलिटी हैम्पर ना हो और उसके बाद उसको वापस डाल सकते हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो 14 डेज का ये जो क्लॉज है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके साथ में एक और क्लॉज इसी प्रोविजन में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अमूमन लोग मिस कर देते हैं, बट आपको नहीं मिस करना है। लॉ कहता है कि अगर किसी का भी इंप्रिजनमेंट रेगुलर वाला, मतलब टोटल इंप्रिजनमेंट, किसी का टोटल इंप्रिजनमेंट अगर मोर देन 3 मंथ्स है, मतलब जिसको 3 महीने से ज्यादा की रेगुलर सजा मिली है, ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम 7 डेज इन 1 मंथ आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। इसका क्या मतलब है जरा समझना। लॉ कहता है कि देखो मैंने क्या बताया, लॉ आपको यह बात समझाना चाहता है कि आपको टोटल 3 महीने के लिए आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर किसी का इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है, मान लीजिए उसका इंप्रिजनमेंट 5 महीने का है, तो 5 महीने में आपको अगर उसको रखना है तो आप उसको अप टू 1 मंथ रख सकते हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा मत रखो। जब आप 1 महीने में उसको 7 दिन के लिए रखोगे तो ऑटोमेटिकली 5 महीने में 1 महीना पूरा हो जाएगा। 7 दिन 7 डेज का 1 वीक होता है, 4 वीक का 1 मंथ होता है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी का भी इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तो उसको 7 दिन से ज्यादा एक साथ, मतलब 7 दिन से ज्यादा 1 महीने में आप उसमें नहीं रखोगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? एक बार यस नो बताना यार प्लीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लॉ कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति 3 महीना से ज्यादा के लिए, तो तुम उसको 1 महीने में सिर्फ 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दो। क्योंकि अगर वो 3 महीने से ज्यादा के लिए, मान लो 4 महीने के लिए, 1 महीने में तुम 7 दिन का देते हो तो भी तुम 4 महीने में 1 महीने का दे लोगे। 1 महीने से ज्यादा तुम वैसे भी नहीं दे सकते हो अगर 6 महीने के कम की सजा है। और अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए आया है, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आया तो ऑटोमेटिकली 2 महीना हो जाएगा। तो कहना ये चाहते हैं, ये कहना सिर्फ इतना चाहते हैं, आपको ना भी समझ में आए तो आप बस इतना बात याद रखना, एक लाइन की बात है, अगर किसी को भी जो इंप्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा का दिया गया है तो ऐसे में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो सकता 1 महीने में। लेकिन यहां पे कैच क्या आता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी महीने की 24 से 30 तारीख तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, तो ये वाले महीने का 7 दिन पूरा हो गया और फिर उसको 1 तारीख से 7 तारीख तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, तो ये दोनों मिला के भी 14 डेज होंगे और ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक साथ 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, और ऊपर ये बात लिखी हुई है कि एक साथ 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए ये लॉ बनाया गया। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं भी आई तो आपको मुद्दे की बात सिर्फ 2 है जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। पहला आपसे ये पूछा जाएगा ये टाइम लिमिट क्या है, 6 महीने तक है तो 1 महीना, 1 साल तक है तो 2 महीना, 1 साल से ज्यादा है तो 3 महीना। ये है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की टोटल लिमिट। और अगर आप 14 दिन एक साथ ही रख सकते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद आपको 14 दिन नॉर्मल उसमें रखना पड़ेगा। और अगर किसी की सजा 3 महीने से ज्यादा है, अगर किसी की सजा 3 महीने से ज्यादा है तो 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रखा जाएगा। दैट इज द कंप्लीट लॉ ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड पनिशमेंट। बोलिए, कैन आई हियर अ यस और नो इफ यू हैव अंडरस्टूड? बताइए।